नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं हम आप लोगों का, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा क्लास लेट हो गई। ठीक, चलिए 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 आगे। भैया 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 बिल्कुल होगी क्लास, बिल्कुल सभी को। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्लास स्टार्ट हो रही है। जी 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 आगे। हम्म, आगे भैया आगे। विकास कुमार जी, कुमार देवा, क्लास चालू है क्या कोई बिल्कुल बिल्कुल क्लास आ गई। चलिए 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 सभी लोग। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं क्लास 7 बजे से होती है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हमारी ये क्लास जो है थोड़ा सा क्या हो गई, थोड़ा सा हमारी क्लास ये लेट हो गई। तो चलिए हम उसी की शुरुआत करते हैं एक बार। तो देर न करते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीटीजीजी, एमपीटेट और बीपीएससी टीआरई 4 इन सब का प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 8वां है। तो चलिए सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल प्ले थ्योरी? अराउजल मतलब उत्तेजना, मॉड्यूलेशन थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत? बताइए क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लासिकल प्ले थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वह क्या होती है? वह सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अधिशेष ऊर्जा का जो सिद्धांत है वही क्या होती है? क्लासिकल प्ले थ्योरी होती है। क्या होती है वह होती है आपकी क्लासिकल प्ले थ्योरी। ठीक है ना? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगर आपसे पूछे कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? अधिशेष ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसने किया। मैंने एक क्वेश्चन कल छोड़ा था, लेकिन मुझे बड़ा वो हुआ, बड़ा मतलब कि एक खेद हुआ कि उस क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला था कि आप लोग हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा, लेकिन मुझे किसी का भी आंसर नहीं दी मिला। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि आप लोग कम से कम उसका आंसर तो दे ही सकते हैं। हाँ, चलिए। बिल्कुल, हार्वर्ड, स्पेंसर और सेलर का। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिच वन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। विटामिन बी 1, हीमोग्लोबिन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, विटामिन सी, इम्यून सिस्टम, थायमीन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, या हेल्दी? बताओ क्या होगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित की बात कर रहा है। अरे लास्ट में क्वेश्चन दिखा था, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं दिखा था? मेरे भैया लास्ट में वो क्वेश्चन मैं छोड़ के फिर मैं आगे गया हूं। हम्म, चलिए तो हम बात करते हैं अगर इसकी कि इसका क्या होगा। तो देखिए विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 क्या होता है? थायमीन होता है, याद रखना। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, कौन होता है? आपकी प्रोटीन होती है, याद रखना। ठीक। अगर मैं बात करूं विटामिन सी, इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर होगा? आप क्या बताओ? हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन का संबंध जो है आयरन से होगा, न कि मैग्नीशियम से होगा। तो यही इसका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? यही आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन सी, इम्यून सिस्टम, ये हेल्थ से संबंधित है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका।
हाँ, ये मैग्नीशियम जो है आपका, ये मैग्नीशियम की बात आती है तो हेमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, दो वर्डों से मिलकर बना है। हिम का मतलब होता है एक प्रकार का रंजक, और ग्लोबिन की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हिम जो होता है वह, हिम मतलब एक तरीके से आपका क्या, आपका लोहा। और लोहा क्या काम करता है, वह जो आपके आपकी जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन के साथ बांड बनाने के लिए वह सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो वह ऑक्सीजन के साथ बांड बना के क्या करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। विटामिन सी कमी से स्कर्विक होता है, और स्कर्वी अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक हम किसको कहते हैं, प्रोटीन्स को कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी प्रोटीन्स होती है, यह नाइट्रोजनिक पदार्थ होता है, और इसके साथ ही साथ यह जो प्रोटीन होता है, यह आपके जो भी क्षतिपूर्ति होती है, कहने का मतलब जो भी आपके टिश्यू, जो भी आपके सेल टूटते हैं तो उनको मरम्मत करने में, उनके साथ ही साथ आपके बॉडी की वृद्धि करने में जो सबसे आवश्यक पोषक तत्व होता है वह होता है प्रोटीन। एक छोटे बच्चे में पूछता है सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है, तो छोटे बच्चे में आवश्यक तत्व आपका यही प्रोटीन होता है, याद रखना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैक्सोडेमा रोग किसकी कमी से होता है, मिनरल्स के, विटामिन के, हार्मोन्स के, या प्रोटीन के। मैक्सो मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है। मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखना, यह हार्मोन्स की कमी से होता है, और वह कौन सी हार्मोन्स होती है यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बता दीजिए कि यह कौन सी हार्मोन्स की कमी से होता है, बताओ। तो अगर मैं बात करूं तो यह जो होता है थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। किसके कमी से, तो थायराइड, थायराइड की कमी से, ठीक। यह जो होता है हाइपोथायराइडिज्म का एक प्रकार होता है। क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब क्या होता है, कम। जब हार्मोन्स की कमी होती है, थायराइड की कमी होती है, तब बहुत ज्यादा जब कमी हो जाती है तब आपके अंदर मैक्सिडोमा हो जाता है। मैक्सिडोमा कोमा भी कहा जाता है इसको, याद रखना। कोमा वर्ड भी इससे जुड़ा होता है, याद रखना, ठीक। अब अगर इसके लक्षण पूछ ले कि मैक्सिडोमा के लक्षण क्या होता है, यह कैसे होता है, तो याद रखने, जब आपकी त्वचा क्या होती है, मोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो आवाज होती है वह क्या हो जाता है, मोटी हो जाती है। जीभ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आंख जो होता है यह क्या होती है, आंख में दूरी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। एवं जैसे आपके सर के बाल वह आवश्यकता से ज्यादा गिरने लगेंगे, आप गंजे हो जाएंगे, आपकी जो भी फसल है वो बंजर हो जाएगी, जो खेती है आपके सर की वह बंजर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मानसिक स्थिति में आपकी कमियां आ जाएंगी। हाँ, ये सारी जितनी भी चीजें होती है यह मैक्सोडोमा का कारण होता है, याद रखना, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शारीरिक कार्य प्रणाली, क्या कह रहा है, शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, टाइडल वैल्यूम, ज्वरीय आयतन, कार्डियक आउटपुट एंड बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बताओ क्या होगा। दो और चार, तीन और चार, एक और दो, एक और तीन, बताओ। ममता वर्मा जी, जय हिंद। शारीरिक कार्यप्रणाली मापदंडों
क्या कह रहा है, प्रणाली मापदंडों की एक सूची दी गई है। इनमें से कौन सा हृदय वाहिकी कार्य, मतलब कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कार्डियक सिस्टम जो होता है आपका, या ये कह सकते हैं आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बात करता है। तो जो हृदय वाहिकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है तो वहां पे ब्लड प्रेशर यह तो आपका आता है, कार्डियक आउटपुट भी आता है। लेकिन अगर ज्वरीय आयतन की बात करते हैं तो यह आपका किस तंत्र का भाग है, तो यह आपका श्वसन तंत्र का भाग है। किसका है, श्वसन तंत्र का भाग है। बेसिल मेटाबॉलिक रेट की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिल मेटाबॉलिक रेट जो है यह आपके पाचन तंत्र की बात करता है, क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता है। तो ये याद रखना, तो ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट ये दोनों ही होंगे, तो मतलब 1 और 3 किसमें है, आंसर नंबर 4 यही होगा। ठीक, सर थोड़ा बड़ा करो, इससे भी बड़ा कर दें, ले भाई, अब सही है ना, अब सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन, परफॉर्मेंस बॉडली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल इज त्वरित गति, चाल गति, शुरुआती गति, अधिकतम गति, टॉप स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड, मूवमेंट स्पीड, एक्सीलरेशन स्पीड। बताओ क्या होगा। नहीं पूछा है क्या, इसमें क्या पूछा है ये तो देख लो। अच्छा भाई, अच्छा नहीं है वो, सॉरी, नब नहीं है पूछ लिया है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है अगर पूछ लिया है तो इसका आंसर हो गया, मैंने बता दिया है, तो जायज सी बात है। तब वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, तब इन दोनों को हटा दो, 2 और 4 कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। नहीं है कर दिया है तो यहाँ 2 और 4 कर दो, वो तो बता ही दिया, एक्सप्लेन तो कर ही दिया ना, उसमें क्या है। चलो नहीं है, हाँ देखो, बहुत बढ़िया आपने ध्यान दिया, क्योंकि ये सब यही छोटी छोटी गलतियां हमारी बाद में हमको तकलीफ दे जाती हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा इजी आता है ना, तो यही होता है कि हमको लगता है कि क्वेश्चन सही है। चलिए बात करते हैं हम आपके किस अगले क्वेश्चन की, कि शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट स्पीड। उसको क्या कहते हैं भैया, हम उसको कहते हैं मूवमेंट स्पीड कहते हैं, याद रखना। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरित गति क्या होता है। एक्सीलरेशन स्पीड होती है 0 से हीरो, ऐसे याद रखना, 0 टू हीरो, मतलब कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी अधिकतम जो तीव्र गति की अवस्था होती है वह जितने कम समय में प्राप्त करती है, या जो अधिकतम स्पीड तक जाती है, जो उसकी अधिकतम जो क्या है, जो स्पीड है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आपका एक्सीलरेशन स्पीड कहते हैं, याद रखना। स्टार्टिंग स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड मान लो कि जो आपकी शुरुआती स्पीड होती है। अधिकतम टॉप स्पीड, मतलब जो आप अधिकतम मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के, या कोई भी चीज है जो अपनी फुल स्पीड में पहुंचती है तो उसे ही हम टॉप स्पीड बोलते हैं, याद रखना। ठीक, चलिए अगले की बात करते हैं। 0 टू हीरो याद रख लेना बस। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। According to the Piaget cognitive development theory, the ability of the reversibility develops during which development stage? संवेदी पेशी, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, किसमें होगा। तो जब भी आपकी पलटाव की बात करता है, पलटाव मतलब यहां पे ये नहीं कि बच्चा है आपका, जो छोटा सा बच्चा है वह पता चला कि अभी शांत बैठा है और कुछ दिन में पलटने लगा, उसकी बात नहीं कर रहा है पलटाव की बात। यहां पे प्याजे जो थे वो संज्ञानात्मक की बात करते थे। संज्ञानात्मक मतलब मूर्त और अमूर्त की बात करते थे। संज्ञान मतलब जो ज्ञान है, जो आपकी मानसिक वृद्धि की बात करता है। मतलब जैसे बच्चा है, अभी तक आपने उसको सिखाया 2 और 2 क्या होता है, पापा 4 होता है,
2 और 3 कितना होता है पापा? 5 होता है पापा। तो 3 और 2 कितना होगा बेटा? अब आपने क्या किया, देखे बेटा, बदल पाता है तुरंत आपने कहा बेटा। तो 3 और 2 कितना होता है बेटा? तो कहता है पापा 5 होता है। मतलब कि यह चीज आ गया। तो यह चीज रिवर्सिबिलिटी का गुण उसके अंदर कब आया? तो रिवर्सिबिलिटी का उसके अंदर जो गुण है वह आया मूर्त संक्रियात्मक, मतलब इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, मतलब जब वह चीजों को टच करके, महसूस करके, देख के समझने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब जो प्री ऑपरेशनल, मतलब कि जब बच्चे को क्या है, बच्चे का जो मूर्त संक्रियात्मक के पहले की जो अवस्था होती है वह सेंसरी मेथड क्या होता है? जब बच्चा सू के अनुभव करता है, माँ को क्या करता है, बच्चा समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही माँ का स्पर्श पाता है उसे समझ में आ जाता है कि मेरी ही माँ है। किसी छोटे बच्चे को क्या पता कि यह मेरी माँ है कि दूसरे की माँ है, उसको तो पास में बैठा दो, लेकिन वो अपनी माँ को पहचान जाता है तुरंत। क्यों? सेंसरी मोटर से। याद रखना, ठीक। चलो अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है? प्रासंगिक अंतर्गत प्रशिक्षण विद्यार्थी के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू द मेजर दैट ऑफ स्टूडेंट्स। बुद्धि में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में या पर्सनालिटी में, किसमें यह होता है? वेरी गुड भैया सचिन जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब तैयारी है आपकी। तो चलिए, इसी तरीके से तैयारी होनी चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को एकदम पूरा तोड़ मरोड़ के एकदम घोट जाओ। कहीं से क्वेश्चन अब कहां से बना के देगा भाई, जब इतना आप तैयारी किए रहेंगे। एग्जाम में भी इंसान है, कहीं कहां से विदेश से क्वेश्चन लाएगा है? इन्हीं सब जगहों से ना क्वेश्चन लाएगा वो भी। चलिए बताइए, प्रासंगिक अंतर का प्रशिक्षण विद्यार्थी के मापन हेतु उपयोग किया जाता है। तो याद रखना पर्सनालिटी को, किसको? पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी को मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है यह, ठीक है ना। थेमेटिक थेमेटिक एप्रिसिपिएशन, एप्री एप्रीसिपेशन। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू रॉस, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज पस्यूडो मेच्योरिटी स्टेज? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को, किस अवस्था को कहा जाता है मेरे भाई? बताओ क्या होगा? तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, तो क्या होगा? बाल्यावस्था। क्या होगा? राज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को हम मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। चलो, इरेक्शन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी होती है? उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या प्रवणता बनाम अलगाववाद? चलिए, तो इरेक्शन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो वह होती है आपकी उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। क्या होती है? उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता होती है। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता नहीं होती है, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता होती है। क्या होती है?
उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता होती है, याद रखना। ठीक, चलो। आराम करती हुई मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन मायोसिन को एक्टिन से जोड़ने से रोकता है? ट्राइपोमायोसिन, प्रोपोनेंट, एक्टिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन इसलिए लाया, कई बार कई दिनों से मैं देख रहा था सर एक बात कहेंगे कि क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले, 4 ऑप्शन वाले, 3। अरे भाई वही चीज रहता है, कुछ नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लीजिए 5 ऑप्शन वाले भी इसलिए 1 2 4 6 क्वेश्चन डलवा देते हैं। अब डेली के उसमें यही होगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि 5 ऑप्शन वाले रहेंगे, जो कि बीपीएससी वाले भी अपना दिल खुश कर लें। हाँ, लता जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनेंट, एक्टिन। तो आराम करती हुई मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन मायोसिन को एक्टिन से जोड़ने का काम करता है? तो एक्टिन और मायोसिन, यह जो एक्टिन होता है यह क्या होता है? यह थिक फिलामेंट होता है या थिन फिलामेंट होता है? तो याद रखना, यह जो होता है थिन फिलामेंट होता है, और मायोसिन क्या होता है आपका? थिक फिलामेंट होता है। और यह क्या होते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे पे क्या होते हैं? ट्विस्टिंग फॉर्म में होते हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे पे लिपटे हुए होते हैं, और इन्हीं को बॉन्ड करने के लिए यहां पे ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ होता है। जब जैसे ही आपका क्या होता है, सोडियम चैनल खुलता है, सोडियम आके यहां पे मिलता है, तुरंत ये पलटी मारता है, और क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन पलट जाता है, और ये दोनों अलग हो जाते हैं, और इनके अंदर बांड खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोमायोसिन, यही होता है, याद रखना। मतलब ये जब ट्विस्टिंग फॉर्म में होते हैं तो इस एक्टिन और मायोसिन को जोड़ के उनको बांध के रखने का काम, जो जगह जगह पे ट्विस्टिंग का फॉर्म है, यहां पे आपका, यहीं पे आपके क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन लगे हुए होते हैं, याद रखना। ठीक, हाँ बिल्कुल ऐसे याद रखना। लाइट, LIGHT, यहां आई आ रहा है और यहां भी आई आ रहा है, तो जो एक्टिन होता है वो लाइट बैंड होता है, और यह जो होता है यह डार्क बैंड होता है, DARK। यहां पे क्या होता है? यहां पे थिक है, तो लाइट क्या होता है? हल्का होता है, थिन मतलब पतला, लाइट मतलब पतला, और मायोसिन मतलब डार्क, मतलब क्योंकि मोटा आदमी क्या होता है? डार्क होता है। ठीक, बिल्कुल जैसे ही कैल्शियम आयन का चैनल खुलता है, अब इसको जब आप पढ़ोगे, जब मैंने आपको पढ़ाया है, जब आपकी, मैंने अगर यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है आपकी, जो आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है मसल का, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, और उसमें मैंने यह भी बताया है कि किस किस प्रकार से एक्टिन, किस प्रकार से मायोसिन एक दूसरे पे लिपटे होते हैं, किस प्रकार से ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन का क्या कार्य, क्या क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन का क्या कार्य क्या होता है। इसके साथ ही साथ आपका आई बैंड कब होता है, एच बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, ये आपस में एच बैंड खत्म कब होता है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से खींचते हैं, किस प्रकार से साइनेप्स आता है, कैल्शियम आयन चैनल खुलता है और अंदर जाता है। इस तरीके से मैंने सारी चीजें एकदम विथ एक्सप्लेन आपको बताया है। ठीक है ना? तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, एवं क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो लोग बीपीएससी TRE 4, बीपीएस स्टेट एवं MP वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करें, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपी TGT, जिसका कि एग्जाम होने वाला है मई में, MP वर्ग 2 एवं MP वर्ग 3, 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे आप फोन या मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा या कर चुका? क्योंकि अब तो यह क्या हो गया, अब तो यह हुआ कर चुका। तो अभी हाल में 2025 की मेजबानी हो गया, क्योंकि किस जगह पे था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या कर्नाटक में। 38वें खेल 2025, यहां पे आपको कुछ करंट के भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय
तो याद रखना उत्तराखंड कहां पे हुआ था, उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया, तो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने किया था। उनके साथ ही साथ आपके वहां के जो मुख्यमंत्री थे, जो राज्यपाल थे, वो सारे लोग, जैसे राज्यपाल वहां के कौन है, गुरमीत सिंह है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सारे लोग थे। और यह जो है आपकी आयोजन इसका 14 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। अब आपका क्या चल रहा है, अब आपका पैरा नेशनल गेम चल रहा है, तो याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि यह इसका शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक। और यह मुख्य रूप से किस जगह पे खेला गया, उस स्टेडियम का क्या नाम है, तो याद रखना किस जगह पे खेला गया, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। देहरादून यह किस नंबर का था, तो यह 38वें नंबर का था, याद रखना, ठीक। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने हासिल किया, तो याद रखना सर्विसेज ने सबसे ज्यादा पदक हासिल किया। मतलब जो भी सेवाएं देने वाले लोग थे, सर्विसेज मतलब जो किसी न किसी सर्विस में जॉब कर रहे हैं सरकारी महकमे में, वो लोग इसमें भाग लेते हैं, तो उसको वो सर्विस के थ्रू लेते हैं, तो उसको सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेज जिसने क्या कितना प्राप्त किया, 68 इसने गोल्ड प्राप्त किया, और आपका 26 आपकी क्या प्राप्त की, 26 आपका चांदी प्राप्त किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीतल, पीतल कहने का मतलब कांस्य, कांस्य इसने कितना प्राप्त किया, तो इसने 27 कांस्य प्राप्त किया। कुल इसने 121 जो है क्या किया, 21 मेडल प्राप्त किया। दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे आपकी महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कौन थी, महाराष्ट्र थी, याद रखना। अब अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से कि आपका जो उत्तर प्रदेश है वह किस नंबर पे था, तो उत्तर प्रदेश आपका 13वें नंबर पे, उत्तर प्रदेश 13वें नंबर पे था, याद रखना। उत्तर प्रदेश किस नंबर पे था, 13वें नंबर पे था, यह याद रखना, ठीक। चलिए आगे बात कर लें कि इसके विषय में आप और जानना चाहते हैं। अगर इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, फिर इसके विषय में और हम जानकारी आपको बताते हैं, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे, क्योंकि आप ही लोग बाद में बोलने लगते हो कि सर जो है बहुत डीप हो गया, बहुत डीप हो गया। तो इसलिए बताइए, अगर और जानना चाहते हैं तो इसको हम कराएं, नहीं तो हम चलें कहां, हम चलें इसके आगे मेरे भाई, जल्दी से बता दो। अगर इसके विषय में और जानना हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अच्छा इसमें एक चीज और बता देना, इसका शुभांकर क्या है, मैं बता ही देता हूं। इसका जो शुभांकर अचानक से याद आ गया, क्योंकि यह भी पूछ सकता है, तो इसका शुभांकर क्या है, तो याद रखना मौली। क्या होता है, मौली। मौली क्या है, मौली एक पक्षी है, ठीक है ना। इसके मसाल का क्या नाम था, यह भी पूछ सकता है कि इसके मसाल का क्या नाम है, तो मसाल आपका क्या है, तेजस्विनी, तेजस्विनी नाम है, याद रखना। इसका अगर थीम पूछ ले कि इसका थीम क्या था, थीम क्या था, तो याद रखना ग्रीन, ग्रीन गेम, ठीक। कुल खेल कितने हुए इसमें, तो कुल खेल की जब बात आ जाती है तो टोटल 35 खेल हुए थे। कितने खेल हुए थे, 35 खेल हुए थे, याद रखना, ठीक। चलो 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और अगर पूछ ले कि पहला कहां हुआ था, राष्ट्रीय खेल पहला कहां हुआ था, तो याद रखना 1924 में लाहौर में हुआ था। और पूछ लो 37वें नंबर का कहां हुआ था, तो गोवा में हुआ था। कहां पे हुआ था, गोवा में, ठीक, याद रखना। और 37वें में पहले स्थान पे कौन था, महाराष्ट्र में। और 39वां नंबर का कहां होगा, तो याद रखना मेघालय में 39वां नंबर होगा। मैंने सारी जानकारी दे दी।
चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महिलाओं की जब बात आती है कि यह जो है 2025 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 किसी का आंसर आया? 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। बताओ भाई। 2025 में। तो 2023 में तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था, बिल्कुल याद रखना। अगर 2024 2025 की बात आती है, 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना जर्मनी। इसको एक बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना? इसका जर्मनी, ठीक है ना? क्योंकि ब्राजील नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं अंडर 17 की, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व जो है वो मोरक्को में होगा। अंडर 17 की बात करेगा तब, अंडर 17 महिला की बात करेगा तो वो तो आपका कहां होगा? वो आपका मोरक्को में होगा, जो कि आपकी अंडर 17 महिला, जो कि अफ्रीका में पहली बार यह होगा, ठीक है ना? तो याद रखना, क्योंकि 23 और 27 में ब्राजील में, बिल्कुल 27 में ब्राजील में। तो यहां पे 27 ही होना चाहिए, हमको लगता है 25 कर दिया है, क्योंकि 23 में हुआ था, 23 के बाद 27 होगा। तो 27 में कहां होगा? ब्राजील में, ठीक है ना? बिल्कुल 27 में कहां होगा? ब्राजील, ठीक है ना? और 25 में जर्मनी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात है, जब 27 आएगा तब वहां पे ब्राजील करेंगे। चलो, किस देश ने हाल ही में 2024 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? विच कंट्री रिसेंटली वॉन द 2024 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने हाल ही में 2024 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो अंडर 19 की बात कर रहा है यह, कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो अंडर 19 की बात कर रहा है, तो किस कौन जीता है? अब की बार, अब की बार भारत नहीं जीता है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया जीती है, ऑस्ट्रेलिया इसको जीता है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन तीन देशों में होगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन तीन देशों में होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कतर, सऊदी अरब। बताओ। और यूएई। ऐसा ना कहो भाई, भारत भी जीता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हर बार जीत लेता है।
फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में होगा? फीफा विश्व कप 2026, तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है वह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, कहां पे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। याद रखना, ये सब करंट के क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपको जल्दी मिलता नहीं और आप परेशान भी रहते हो, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने हैं, जो आगामी जितने भी खेल आयोजन है वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। याद रखना, कौन सा भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 इंडिया ओपन चैंपियन बनी है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अस्मिता चालिया या तस्नीम मीर? बताइए क्या होगा। तो याद रखना, कौन सी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 इंडिया ओपन चैंपियनशिप बनी? तो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। याद रखना, पीवी सिंधु अगर बात करें तो यह क्या है, ये 2 बार ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, 2 बार ओलंपिक में मेडल भी प्राप्त कर चुकी हैं। याद रखना, पीवी सिंधु। इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पीवी सिंधु के विषय में, सानिया नेहवाल के विषय में, इन सब के विषय में मैंने एकदम डिटेल से आपको बता दिया है। जो लोग न देखो, इसके पीछे जो 2 क्लास पीछे जो मैंने प्रैक्टिस कराई है जाके देख लोगे, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है उसमें से। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है इंसुलिन, करूं आप लोगों से, तो यह क्या होगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। याद रखना, क्या होगा? कॉर्टिसोल। एड्रेनल जो ये आपकी होती है, तो एड्रेनलिन कहां होती है? और इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को हम क्या कहते हैं? पुरुष का ये गोनाइड जो ग्लैंड होती है वहां से निकलता है। हाँ, ठीक, टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों के क्या होती है? यह पुरुषों के अंदर पाया जाता है, और महिलाओं के अंदर सेम इसी के क्या होता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। ठीक, याद रखना। इंसुलिन की जब भी हम बात करेंगे, तो ये इंसुलिन जो है आपके अग्नाशय से के बीटा सेल से निकलती है, इसकी कमी से आपको क्या हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब शुगर, ठीक है ना? याद रखना। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी समूह कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस या पेक्टोरलिस मेजर? बताओ क्या होगा। सबसे बड़ी मांसपेशी समूह की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ मसल की बात कर रहा है, कि विच इज द लार्जेस्ट मसल ग्रुप इन द ह्यूमन बॉडी? बाइसेप, ट्राइसेप, ग्लूटियस मैक्सिमस एवं पेक्टोरलियस मेजर।
18 नंबर क्वेश्चन हम किसको कहते हैं, क्या है आपका है, व्हाट डज चोकिंग अंडर प्रेशर मीन इन स्पोर्ट साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान में दबाव में चोकिंग का क्या अर्थ होता है, परफॉर्मिंग बेटर अंडर स्ट्रेस, तनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, या ध्यान खोना और खराब प्रदर्शन करना, या समय के साथ कौशल में सुधार करना, या शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाना, क्या होगा। तो चोक करना, जब जायज सी बात है, जब चोक हो जाएगा तो प्रदर्शन क्या होगा आपका, खराब होगा। तो जायज सी बात है, सीधा सीधा इसका क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो कि निगेटिव क्वेश्चन है, तो साइकोलॉजी का जब भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें निगेटिव क्वेश्चन के हम आंसर भी किसमें देते हैं, निगेटिव रूप में ही देते हैं, ये चीज याद रखना। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि खेल मनोविज्ञान में दबाव में चोकिंग का क्या अर्थ है, तो चोकिंग की बात कर रहा है, मतलब लूजिंग फोकस एंड अंडर परफॉर्मिंग। ठीक, आंसर नंबर 2। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल मनोविज्ञान में कल्पना विजुअलाइजेशन क्या है, रिकॉर्ड किए गए मैच देखना, मानसिक रूप से हरकतों का अभ्यास करना, अन्य एथलीटों को देखना, प्रशिक्षण योजनाएं बनाना। बताइए, आज तो सही है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस है, बार बार परेशान हो जाते थे आप लोग। चलिए, गुड्डू परिहार, प्रशांत कुमार, रत्नेश कुमार, विनोद कुमार, सचिन तोमर, खुशबू कुमारी, अन्नू सिंह, ममता कुमारी, विकास कुमार, लता जी, रेणुका, विकास वर्मा, आकाश गौर, अमन यादव, रितु, बच्ची सिंह, उमेश प्रसाद, पूजा कुमारी। चलिए सभी लोग दीजिए, जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि परिकल्पना की बात कर रहा है, विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है, कल्पना की बात कर रहा है, तो इसका क्या होता है, इसका अगर मैं बात करूं तो मानसिक रूप से हरकतों का क्या करना, अभ्यास करना ही क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। क्या होता है, मानसिक रूप के हरकतों का अभ्यास करना ही क्या कहलाता है, विजुअलाइजेशन कहलाता है। इसमें बहुत कम ही लोग हैं जो कि इसका आंसर बी दिए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हम। इंट्राम्यूरल का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंट्रा न्यूरॉन्स। इंट्रा न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है, दो न्यूरॉनों के बीच संकेतों को आदान प्रदान करना, मस्तिष्क के हृदय तक संकेत ले जाना, रक्त का संचार करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या काम है इसका, जल्दी से बताओ। इंट्रा न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। तो इंट्रा न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, दो न्यूरॉनों के बीच संकेतों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब जो इंपल्सेस होता है उन इंपल्सों को ले जाना और एक नर्व से दूसरे नर्व तक के जो ट्रांसफर करना होता है, वही इंट्रा न्यूरॉन का काम होता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 एवं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं की भी फिजिकल एजुकेशन टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे दिया गया नंबर जो 9628 95 92 37 93 18 48 92 91 है, इस पे आपको मैसेज या कॉल करना है, संस्था आपसे संपर्क कर लेगी। चलिए, न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण क्या है, डोपामीन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या ग्लूकोज। मिल
डोपामीन, इंसुलिन, एड्रेनलिन एवं ग्लूकोज। तो याद रखना डोपामीन, या डोपामीन जो है यह न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या ब्रेन स्टेम? तो याद रखना क्या होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिबेलम नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से तो आप लोग बोल रहे हैं सेरिबेलम की, तो वो सेरिबेलम ना होके आपके मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। याद रखना क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑब्लंगोटा? बिल्कुल बहुत सही। तो जिन लोगों का आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उन सभी का आंसर सही होगा। सेरिबेलम नहीं होगा, सेरिब्रम नहीं होगा, याद रखना क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है यह मस्तिष्क का भाग होता है जो क्या काम करता है, जो आपका बैलेंस एवं कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है मेरे भाई। क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। इसमें देख रहे हैं कि जब जब आपका देखो, अब इससे आप एक चीज का पता लगा सकते हो कि आप लोगों का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बाकी चैप्टर तो ठीक ठाक होगा सबका, लेकिन जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते होंगे तो यहां पे आप लोगों को एक कमियां दिख रही होंगी, यहां पे आप लोगों को एक कमियां दिख रही होंगी। मैं देख पा रहा हूं जैसा कि आप लोगों का, काफी लोगों का आंसर इसका 23 का सही नहीं आ रहा है। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा, मैंने क्या बताया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम नहीं, सॉरी, क्या होगा, सेरिबेलम, सॉरी सेरिबेलम होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं होगा, सेरिबेलम होगा। ठीक है ना, कौन सा भाग, संतुलन की बात कर रहा है ना। चलिए इसके लिए तो इसका क्या होगा, सेरिबेलम, क्या होगा, सेरिबेलम होगा, याद रखना। ठीक, चलो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 23 का सेरिबेलम होगा, बिल्कुल बिल्कुल भैया सेरिबेलम होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, सेरिबेलम, क्योंकि यह क्या इसकी बात कर रहा है, संतुलन और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की जब भी बात आएगी तो वहां पे सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से किस पर प्रभाव डालता है? विजन पर, मेमोरी पर, ब्लड सर्कुलेशन पे एवं बैलेंस पे, किस पर? चलिए, अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से किस पर प्रभाव डालता है? अल्जाइमर की बात कर रहा है कि अल्जाइमर जो है किस पर प्रभाव डालता है? तो अल्जाइमर जो होता है वह आपके मेमोरी पे, स्मरण शक्ति पर क्या करता है, यह प्रभाव डालता है, याद रखना। ठीक, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप हमें क्या करेंगे, आंसर ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। और यह मैं ये आज आखिरी बार आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देंगे तो भी और अच्छा है। और इस क्वेश्चन का हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी टाइम पे, इसी समय पे 7 बजे से, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन की यह क्लास होती है। ठीक है।
तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। हम चाहे देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कुछ लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो वो ऑफलाइन भी देख सकते हैं चीजों को, क्योंकि देखिए आपको मेन है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप अगर अच्छा कर लेते हैं तो वो चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे आप लाइव आके करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी, बस हाँ लेकिन कर जरूर लें, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट एवं एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 यूपी टीजीटी या कहीं की भी फिजिकल एजुकेशन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो नीचे दिए गए नंबर पे 9628 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे संपर्क करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी टाइम पे इसी समय पे। इसके साथ ही साथ जो फ्राइडे की हमारी क्लास होगी, अब की बार फ्राइडे को भी क्लास होगी तो हम उसमें जो 4 से 5 घंटे की जो क्लास होगी उसको भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।